हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक्स जो है उसकी न्यू एडिशन आ चुकी है, ठीक है। और क्लास 7th साइंस की जो बुक है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखो, ये चैप्टर जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा नया होने वाला है। इसलिए नया होगा क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्लास 7th में आपको ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है। तो टॉपिक देखो क्या है, ये हेडिंग हमारी क्या है, एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या है, खोज करना, कुछ पता लगाना, ठीक है। तो हम लोग सब्सटेंसेस को, जो आसपास हमारी चीजें हैं उनके बारे में पता लगाएंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, ऑन 28 फरवरी द स्कूल हॉस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आती है कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे एक स्कूल की स्टोरी दी गई है, ठीक है। स्टोरी में क्या है कि ऑन नेशनल साइंस डे पर एक स्कूल ने साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विथ अ वाइट शीट ऑफ पेपर। अब गेट पर ही, एंट्री गेट पर ही दो बच्चे हैं, यानी कि अश्विन और कीर्ति, इन लोगों को एक वाइट शीट ऑफ पेपर से वेलकम किया गया या ग्रीट किया गया। They were curious to know why a white sheet of paper was given to them, ठीक है। अब ये जो white sheet of paper है ये plain paper थी, ठीक है। तो जैसे अगर हमें कोई ग्रीटिंग कार्ड मिलती हो या कोई इनविटेशन कार्ड मिलती हो तो जनरली उसमें कुछ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को जो शीट ऑफ पेपर मिली है ये तो प्लेन वाइट शीट है। तो ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये लोग क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रख रहे हैं कि हमें व्हाइट शीट ऑफ पेपर क्यों मिला है। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. तो जैसे ही दरवाजे से अंदर ये लोग जाते हैं तो एक पर्सन, एक वॉलंटियर वहां पे खड़े होते हैं, जिसने क्या किया, उस वाइट शीट ऑफ पेपर पर कुछ स्प्रे किया, ठीक है, कुछ लिक्विड को स्प्रे किया। द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट दीज वाइट शीट्स स्प्रेड, ठीक है। इन ये जो अश्विन एंड कीर्ति है ये लोग भी आगे बढ़ते हैं और इनके वाइट शीट ऑफ पेपर में भी वो लिक्विड स्प्रे की जाती है। To their surprise, the world's welcome to the wonderful world of science appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. अब देखो, जैसे ही उस white sheet of paper में उस liquid को spray किया जाता है तो उसमें welcome to the wonderful world of science ये appear हो जाती है, यानी कि उस white sheet of paper में ये लिखा हुआ दिखाई देता है। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो ऑब्वियसली आप भी थोड़े एक्साइटेड हो जाओगे कि पहले तो ये प्लेन वाइट शीट ऑफ पेपर था, लेकिन अब इस पे ऐसे लिखा हुआ कैसे आ रहा है। तो सेम वो दोनों बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए और रीजन जानना चाहते थे कि आखिर ये मैजिक चल क्या रहा है, ठीक है, क्या कोई जादू चल रही है यहाँ पे। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो, अगर हमारे स्कूल में साइंस फेयर या साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है तो अलग अलग स्टॉल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक एक टॉपिक को लेकर कुछ हमें प्रेजेंट किया जाता है, कुछ दिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही कहा गया है। एक स्टॉल थी जिसका नाम क्या है, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस स्टॉल में उन्हें बताया गया इसका रीजन, कि क्या था इसका रीजन, कि वो लिक्विड में ऐसा क्या था जिसके वजह से व्हाइट शीट ऑफ पेपर में कुछ अपीयर होने लगा। ओके, आगे बढ़ती हूँ अब मैं। They saw many activities showing color changes on mixing different substances. अब इन स्टॉल में उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे एक्टिविटीज देखे जिसमें दो तीन सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे नए कलर दिखाई देते हैं। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। और उन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। ऐसे हमारे साथ भी होती है, अगर किसी नए चीज को हम देखते हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, तो हम क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो सेम ये लोग भी और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो चलो, अब ये चैप्टर की शुरुआत होती है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी, इस छोटी सी स्टोरी का सीन आप देख सकते हो, कैसे नेशनल साइंस डे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और शुरुआत में
इसके हाथ में आप देख सकते हो व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, लेकिन स्प्रिंकल करने के बाद, ये लिक्विड स्प्रे करने के बाद वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर होता है। ओके, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है कि जो नेचर है, हमारी नेचर है, उसे ही कहा गया है साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। व्हाट इज लेबोरेटरी? लेबोरेटरी क्या होता है? लेबोरेटरी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को समझा जाता है, अगर वो सक्सेसफुली हुआ तो उसे आगे भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नेचर को ऐसा क्यों कहा गया है कि नेचर साइंस लेबोरेटरी है? इसलिए कहा गया है क्योंकि नेचर, हमारा नेचर जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती है दिन पर दिन, हर एक समय, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, हरकतें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसे हम कहेंगे कि ये साइंस की वजह से हो रहा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ती हूँ। यहाँ सबसे पहला टॉपिक क्या है? लिटमस एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब ये लिटमस क्या है? ठीक है, शायद आप लोगों ने पहली बार ये वर्ड सुना होगा, लिटमस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लिटमस एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब एनीथिंग दैट इंडिकेट्स, ठीक है, एनीथिंग दैट इंडिकेट्स, मतलब जो किसी चीज को इंडिकेट करे। अब क्या इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। तो लिटमस जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच टेल्स अस, जो इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो लिटमस क्या है? लिटमस इज एन इंडिकेटर, litmus is an indicator that helps us to know whether the substance is an acid, a base or a neutral substance, ठीक है, और न्यूट्रल। तो अब देखो, अब शायद अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये एसिड बेस सॉल्ट या एसिड बेस न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं क्या, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर में, इस बुक में सबसे पहले लिटमस के बारे में बताया गया, ठीक है। तो लिटमस के बारे में सिंपल यही समझो कि लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा चीज है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी सब्सटेंस एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर, यानी कि चलो एक एक्टिविटी करते हैं। Collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing soda solution, sugar solution and salt solution। तो ये सारे samples हमें collect कर कर रखने हैं, ठीक है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। टेक अ स्ट्राइप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखो, इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे लिटमस के बारे में थोड़ा और बताना होगा, ठीक है। मैंने इतना तो बता दिया कि लिटमस एक ऐसी इंडिकेटर है जिससे हम एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिटमस है वो दिखता कैसा है? तो लिटमस जो है वो दो तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में होता है। लिटमस एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन यानी कि एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, और दूसरा ये पेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी छोटे हो, आप लोगों को अभी सॉल्यूशन यूज करने को नहीं दिया जाएगा, लिटमस पेपर से हम काम चलाते हैं, ठीक है। अब लिटमस पेपर जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस, ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं जो फुल्ली रेड कलर के होंगे तो हम इसे कहेंगे रेड लिटमस, और अगर ये फुल्ली ब्लू कलर के होंगे तो हम इसे कहेंगे ब्लू लिटमस, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्राइप्स ली जा रही है सेकेंड पॉइंट में, फिर से मैं रीड करती हूँ। टेक अ स्ट्राइप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में हमें इसे कट करना है। स्प्रेड हाँ, तो मैं बता रही थी कि स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल, हमें एक वाइट टाइल लेनी है, ठीक है। और उसमें ये छोटे छोटे ब्लू लिटमस को ऐसे स्प्रेड कर देना, जैसे ये लड़की यहाँ पर कर रही है, आप देख सकते हो फिगर में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट वन ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ दिस सैंपल्स वन बाय वन ऑन दीज लिटमस पेपर पीसेस एज शोन, ठीक है। अब ये सारे सैंपल्स, जैसे इन छोटे छोटे बॉटल्स में आप देख सकते हो सैंपल्स रखा गया है, कौन सी सैंपल से? यही है लेमन जूस, देखो मैं हाईलाइट करती हूँ, लेमन जूस यानी कि नींबू पानी, सोप सॉल्यूशन, आंवला का जूस, टैमरिंड इमली
का वाटर जो है या इमली की जो जूस होती है वो लेना है हमें, विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा जो होती है उसकी सॉल्यूशन लेनी है, लाइम वाटर का मतलब चूना पानी, ठीक है, वाइट जो चूना होता है उसे पानी में घोल कर रखना है, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमारे सैंपल्स है जो अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग बॉटल्स में कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इनके एक एक ड्रॉप निकालकर इस लिटमस के ऊपर हमें डालते जाना है, ठीक है, अलग अलग पेपर में डालना है। आगे देखो क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस, क्या हमें कोई कलर चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस बच्ची ने पहले ब्लू लिटमस लिए थे, ब्लू कलर के पेपर लिए थे, लेकिन ये जो पहला वाला है ये रेड दिख रहा है, ठीक है, यानी कि कलर चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कलर चेंज होता है ये मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b। तो देख सकते हो इस बच्चे ने रेड लिटमस के साथ यही सेम एक्टिविटी की है, यानी कि एक टाइल्स पर उन्होंने अलग अलग रेड लिटमस पेपर के स्ट्राइप्स लिए हैं और ये सॉल्यूशंस बारी बारी से एक एक बूंद इसमें डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो ये एक्चुअल में रेड लिटमस था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू में चेंज हो गया, यानी कि इसमें भी कोई कलर चेंज हो रही है, ओके। तो इसे भी हमें इस टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करना है, ओके। अब देखो यहाँ लाइम वाटर के बारे में बताया गया है, लाइम वाटर क्या होता है, यहाँ पे ये एक टर्म आया था लाइम वाटर जिसमें मैंने कहा चूना पानी, ठीक है। तो बहुत बच्चों को शायद ये समझ में ना आया हो, तो चलो मैं बताती हूँ। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, ठीक है, लाइम मतलब क्या होता है, नींबू, लेमन। तो बहुत से बच्चों को लगता होगा लाइम वाटर मीन्स लेमन जूस, नींबू पानी, लेकिन यहाँ भी तो लेमन जूस अलग से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाइम वाटर नींबू पानी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वाइट कलर की सॉल्ट है, ठीक है, वाइट कलर्ड सॉल्ट है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में चूना कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में चूना कहते हैं। तो इस चूने को, व्हाइट कलर के सॉल्ट को अगर हम पानी में मिला दें तो उसे हम कहेंगे लाइम वाटर, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर सॉल्ट है या चूना है इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, चूना को कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और ये जो चूने का पानी है मतलब लाइम वाटर है इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स है, आपको याद रखनी होगी। इन वाटर लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम से एन आवर, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज एट अ लाइम वाटर, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक कंटेनर में सबसे पहले चूना लेना है, चूने के अंदर फिर पानी डालनी है, इसे ऐसे घोल कर लगभग 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, फिर इसे फिल्टर कर देना है, ठीक है, छान लेना है। और फिल्टर करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा इसे हम कहेंगे ये है लाइम वाटर, ठीक है। चलो अब इसका जो रिएक्शन है वो मैं आपको लिख कर दिखा दूं, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, लाइम प्लस वाटर गिव्स लाइम वाटर, ठीक है। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया, ठीक है, मतलब चूना को अगर हम पानी में मिला दें, ठीक है, चूना को अगर हम पानी में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, चूने का पानी मिल जाएगा, ठीक है, चूने का पानी। लेकिन अब इसे हम साइंटिफिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, तो केमिस्ट्री के टर्म्स में चूना को, लाइम वाटर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओ तो फिर हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो लाइम है इसे हम सिर्फ लाइम नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, मतलब जो चूना है उसे हम कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब चूना हो गया, ठीक है। चलो अब मैं इसका फॉर्मूला भी लिखकर आपको दिखा देती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO, वाटर का होता है H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH का होल 2, यहाँ पे वापस लिखती हूँ मैं CaOH का होल 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइम वाटर। अब आगे चलो देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, जो ब्लू लिटमस है उसमें हमने ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस डाले थे और फिर रेड लिटमस में हमने ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस डाले। तो अब क्या चेंजेस होती है वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले है कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ऑन
पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। तो लेमन जूस को जब हम ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। मतलब क्या लिखना होगा, टर्न्स रेड, रेड में बदल जाएगा, ठीक है। और लेमन जूस को जब हम रेड लिटमस में डालेंगे तो दैट रिमेन्स रेड, रिमेन्स रेड मतलब वो रेड ही रह जाएगा, ठीक है। सोप सॉल्यूशन को जब हम ब्लू लिटमस में डालेंगे तो वो ब्लू ही रह जाएगा, रिमेन्स ब्लू, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं रिमेन्स ब्लू। और जब रेड लिटमस पर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा टर्न्स ब्लू। अगला है आंवला जूस, जो होगा टर्न्स रेड, और रेड वाले में रिमेन्स रेड, ठीक है। टैमरिंड टर्न्स रेड और रेड रिमेन्स रेड। विनेगर टर्न्स रेड एंड रिमेन्स रेड। बेकिंग सोडा थोड़ा उल्टा होगा, इट रिमेन्स ब्लू, ये ब्लू रहेगा, और रेड अगर है तो टर्न्स ब्लू। लाइम वाटर रिमेन्स ब्लू, टर्न्स ब्लू। टैप वाटर में देखेंगे हम नो चेंज इन कलर, ब्लू ब्लू ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं, मतलब ब्लू ब्लू ही रह गया, रेड रेड ही रह गया। वॉशिंग पाउडर में अगर हम देखते हैं तो ये होगा रिमेन्स ब्लू और टर्न्स ब्लू। शुगर सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसमें नो चेंज और फर्दर इसमें भी नो चेंज। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी हम देखें तो नो चेंज, ओके, एनी अदर आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार मैं वापस बताती हूँ कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो रेड में चेंज हो जाते हैं या रेड ही रह जाते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे जो है, इतने सारे हैं, ठीक है, ये सब रेड के रेड रह जा रहे हैं। और कुछ जो है वो ब्लू हो जा रहे हैं, अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहते हैं, रेड है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये सब है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो रेड ही रह जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। और जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं या ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाता है वो होगा बेस। मतलब लेमन जूस क्या है, एक एसिड है, सोप सॉल्यूशन बेस है। आंवला क्या है, ये एक एसिड है, टैमरिंड भी एसिड है, विनेगर भी एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, लाइम वाटर भी बेस है, टैप वाटर जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं देखा, ना ही ब्लू में चेंजेस देखा है ना ही रेड में चेंजेस देखा है, तो ये न्यूट्रल है, मतलब ये ना ही एसिड है ना ही बेस है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन बेस है, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एसिड बेसिस होते क्या है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड होते हैं और कौन से बेसिस होते हैं, ठीक है। एक और तरीका मैं बता दूं, जो खट्टे होते हैं, जो सार होते हैं वो एसिड हैं, और जो बिटर होते हैं, जो थोड़े कड़वे होते हैं वो बेसिस हैं। और न्यूट्रल जनरली इसे सॉल्टी कहा जाता है, ठीक है, या जरूरी नहीं है सब न्यूट्रल सॉल्टी ही हो। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नाउ let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups, ठीक है। पहला ग्रुप क्या हुआ, जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा है। दूसरा ग्रुप क्या है, जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे रहा है। और तीसरा ग्रुप क्या है, जो इफेक्ट नहीं कर रहा है आइदर ऑफ द टू लिटमस, ठीक है। मतलब पहला क्या है, ब्लू को रेड में बदलने वाला, दूसरा है रेड को ब्लू में बदलने वाला, और तीसरा है दैट डू नॉट इफेक्ट आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर्स, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जितने भी मैंने यहाँ पे अभी एसिड्स लिखा है वो सब के सब हो जाएंगे ग्रुप 1 एसिड्स, ऑल एसिड्स, ठीक है। ग्रुप बी में कौन से होंगे, बेसिस होंगे, और ग्रुप सी में होंगे न्यूट्रल, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिटमस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सो देखो अब ये बच्ची क्या कहती है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्राइप्स मेड अप ऑफ, why do they change color when drops of some samples are put on them। मतलब ये लिटमस पेपर बनते कैसे हैं, और इसके अंदर ऐसी कौन सी मैजिक है, कौन सा जादू भरा है जिसकी वजह से ये अपने कलर को चेंज कर देता है। वो भी सभी के साथ ये कलर चेंज नहीं कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के साथ ही अपने कलर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लिटमस क्या है, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, एक नेचुरल सब्सटेंस है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं, पेड़ों की छाल पर, ठीक है, पेड़ों की छाल पर जो एल्गी और फंगस का मिक्सचर रहता है, ठीक है, इस तरह से रेड और ग्रीन टाइप वो रहेंगे, मोस्टली ग्रीन रहते हैं, उसे हम लाइकेन्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइकेन्स से ये बनते हैं लिटमस।
इट इज अवेलेबल इन बोथ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर, जैसा भी मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। तो इसे लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर दो कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड। substances that turns blue litmus into red or acidic, ठीक है। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। एंड दो सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू वो बेसिक होंगे, ठीक है। और लिटमस जो है लिटमस शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इसलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो कि लिटमस को हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, ओके। Some other substances, both natural and synthetic, can be used as an indicator. और भी बहुत सारे substances हैं जिसे हम इंडिकेटर के जैसे मतलब पता करने के लिए यूज करते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। और नेचुरल जैसे ये लाइकेंस के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइकेंस, ये पेड़ों की छाल पे लाइकेंस दिखाई दे रहे हैं, ये फंगस और एल्गीज के मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एन एल्गा। तो एल्गी और फंगस इन दोनों को मिलाने पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज लाइकेंस। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दे हैव अबंडेंट वाटरफॉल एंड क्लियर एयर। तो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो, जहाँ पे नमी ज्यादा हो, वहां ये लाइकेंस हमें दिखती हूँ। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। तो लास्ट क्लास हमने इस टेबल 2.2 में क्या किया था, टेबल 2.1 में जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में सेपरेट किया था, ठीक है, ग्रुपिंग किया था। ग्रुप ए में कौन थे, जितने भी एसिड्स है वो ग्रुप ए में थे, ग्रुप बी में सारे बेसिस थे, और ग्रुप में जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है मतलब जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिस हैं वो सारे सब्सटेंसेस थे, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस। आप देख सकते हो कौन कौन से सब्सटेंसेस ग्रुप ए में होंगे, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, vinegar turned blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature, ठीक है। तो इस वर्ड को और मैं हाईलाइट करती हूँ, ये सब के सब क्या है, एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट पार्ट जो है ग्रुप बी, इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस थे, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये सब क्या कर रहे थे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहे थे, मतलब ये सब बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और ग्रुप सी के बारे में क्या कहा गया है, ग्रुप सी में कौन कौन से सब्सटेंसेस थे, जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसने ना ही रेड लिटमस में अपना कलर चेंज किया है और ना ही ब्लू लिटमस में अपना कलर चेंज किया है। तो ये है क्या, ये एसिड होंगे या बेस होंगे, तो एक्चुअल में ये ना ही एसिड है और ना ही बेस है। ये क्या है, these substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic, मतलब ये सारे substances neutral हैं जो एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक्टिविटी 2.2 से स्टार्ट करते हैं, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। अब यहाँ पे कुछ और सब्सटेंसेस के बारे में बात की जा रही है। आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल, हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस। अब 2.2 में जितने भी सब्सटेंसेस थे क्या सबके सब एडिबल हैं, लेमन जूस एडिबल है, इसे हम टेस्ट कर सकते हैं, सोप सॉल्यूशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आंवला जूस को कर सकते हैं, टैमरिंड, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टैप वाटर को हम टेस्ट कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर को नहीं, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन को कर सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एडिबल नहीं है, ये सारे सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट। अब जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं क्या उनके टेस्ट को आप रिकॉल कर सकते हो, यू विल फाइंड दैट दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार, ठीक है। जो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए की बात की जा रही है, ग्रुप ए में जो सब्सटेंसेस हैं इनका टेस्ट सार होगा, ठीक है। सार होगा मतलब ये सब क्या है, ये एसिड कंटेन करते हैं। तो आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है कि जो सब्सटेंसेस सार टेस्ट करते हैं वो सब एसिडिक होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सार रेंड टू कंटेन एसिड्स एंड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, मतलब ये एसिडिक है।
आगे ये बताया गया है हमें, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, अब देखो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर देखें। ठीक है, क्योंकि सब कुछ टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स जो हैं वो एडिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों को टेस्ट कर नहीं देखना है। Some common edible substances and names of most of the common acid present in them are given in figure 2.4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, ये एक ऑरेंज है, संतरा है। ठीक है, तो ऑरेंज में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, सिर्फ ये ऑरेंज में नहीं, लेमन हो गया, ठीक है, या ऑरेंज के जितने भी टाइप्स होते हैं, मतलब जो ऑरेंज फैमिली है, सिट्रिक फैमिली जिसे हम कहते हैं, सिट्रस फैमिली, वो सारे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आंवला। ठीक है, जिसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं। तो इंडियन गूसबेरी में या आंवले में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होती है, साथ में सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि विटामिन सी में कौन सी एसिड होती है, तो याद रखो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है मैंगो, और ये कैसा मैंगो है, ये कच्चा है, मतलब रॉ है। ठीक है, तो रॉ मैंगो में टार्टरिक एसिड होता है, और सिर्फ रॉ मैंगो में नहीं, टैमरिंड में भी। ठीक है, टैमरिंड मतलब इमली में भी टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ये टोमेटोज में सिट्रिक एसिड के साथ साथ ऑक्सैलिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। ओके, अब क्या यहाँ पे बताया गया, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इन सारी चीजें में कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है वो मैं बता दूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेमन में सिट्रिक एसिड होगी, ठीक है, सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड। टैमरिंड में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होगी, और विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगी, एसिटिक एसिड। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रुप बी से अब हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेते हैं, और इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को कहा जा रहा है कि अपने फिंगर्स पे रब करो। ठीक है, अपने फिंगर्स को रब करो। तो रब करने पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, इट फील्स सोपी और स्लिपरी। ये सोपी है या थोड़ी स्लिपरी है। ठीक है, आप टच कर देख सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक सब्सटेंसेस है। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनरली स्लिपरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जब हम उसे टच करें। ठीक है, और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन बेस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी चीज बिटर टेस्ट कर रहा हो, कड़वा टेस्ट कर रहा हो, उसे हम कहें कि वो बेस है। ठीक है, बिकॉज जो बिटर गॉड है यानी कि करेला है, करेला में एक बिटर टेस्ट होती है, लेकिन वो बेसिक इन नेचर नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि जो बिटर गॉड है वो करेला, वो बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट का होता है, लेकिन वो बेसिक इन नेचर नहीं है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, जो सार टेस्ट करेगा, जनरली कुछ सब्सटेंसेस जो सार टेस्ट करते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जनरली कुछ सब्सटेंसेस जो बिटर टेस्ट करते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं या तीखे टेस्ट के होते हैं, उनमें बेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट नॉट ऑल, दे आर बेसिक इन नेचर बट नॉट ऑल। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर क्या है, जैसे लिटमस एक इंडिकेटर है, बताया भी था मैंने। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करे, जो हमें बताए कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस बेसिक है, या ये सब्सटेंस एसिड बेस कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब ये पर्सन कहता है कि मैं फ्लोर क्लीनिंग जो लिक्विड आती है उसे भी इंडिकेटर के हेल्प से चेक कर सकता हूँ कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये बच्ची क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास लिटमस अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम कैसे चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि आप घर पे ये सारी चीजें ट्राई करो, घर पे लिटमस के साथ सारे सॉल्यूशंस को ट्रीट करो और चेक करो कि कलर चेंज क्या हो रही है, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास लिटमस पेपर तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, सो आर देयर अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। तो क्या हमारे पास कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर बना दे, मतलब बन सकते हैं, यानी कि एसिड और बेस को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। तो चलो अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एसिड बेस
इंडिकेटर, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, क्योंकि रेड रोज को बताया गया कि रेड रोज एक इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकता है। You may have observed many flowers in your surrounding. Try making your indicators using these flowers. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेड रोज की बात की जा रही है। आप हिबिस्कस के साथ भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, जो गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस, उसके साथ भी आप कर सकते हो। स्टेप्स क्या दी गई हैं, collect some fallen petals of the red roses available in your surrounding. Do not pluck the flowers. ठीक है, अगर आपको आपके पास अगर वो ड्राई लीव्स उसके नहीं है, फॉलन पेटल्स नहीं है, तो आप प्लग भी कर सकते हो, ठीक है, बट यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, लेकिन प्रेफर की जा रही है कि आप फूलों को तोड़े नहीं, उनके पंखुड़ियों को, उनके पेटल्स को जमीन से उठा लें, ठीक है। Take a fistful of the collected petals of red roses and wash them with water. ठीक है, आपको पेटल्स कलेक्ट करनी है और उसे फिर अच्छे से ठंडे पानी से उसे धुल देना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्टल, ठीक है, मोर्टर एंड पेस्टल मतलब जो ओखली होती है, ठीक है, उसमें मतलब छोटी वाली जो ओखली आती है उसमें आपको वो सारे पेटल्स को रखनी है और क्रश कर देनी है। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, उसके बाद देखो आप ऐसा कुछ देख सकते हो, किसी ग्लास कंटेनर में आप उस पेस्ट को जो आपने पेस्टल एंड मोर्टर यूज करके जो उसे क्रश किया है, उस पेस्ट को आप इस ग्लास में ट्रांसफर कर दो। Pour some hot water into the glass tumbler. Ensure that the crushed flower petals are completely immersed. मतलब कुछ इस तरह का कहा गया है कि गर्म पानी हमें उसमें डालनी है। Caution, perform these steps under the supervision of an adult. ठीक है, आपको ये किसी एडल्ट के प्रेजेंस में करनी चाहिए, ठीक है। कवर द ग्लास टम्बलर विथ अ लिड, अब क्या करो, इस ग्लास टम्बलर को लिड से, किसी ढक्कन से कवर कर दो, देखो जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर्ड। अब जब ये वाटर पूरी तरह से इस रोज की तरह रेड दिखाई देने लगी, तब उसे उसकी लिड को हटाओ, वो ठंडा भी हो गया होगा, और अब उसे फिल्टर कर दो, छान दो, ठीक है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब छानने के बाद जो लिक्विड हमें मिलेगी, इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसे क्या कहा गया है, ये फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, मतलब फ्लावर का निकला हुआ रस है, ठीक है, या फ्लावर के पेटल से जो उसकी कलर निकल रही है वो एक्सट्रैक्ट है, और इसे हम कैसे यूज करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी में क्या सीखा, हाउ टू प्रिपेयर एसिड बेस इंडिकेटर यूजिंग फ्लावर, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर यूजिंग रोज या एनी अदर फ्लावर, जैसे हिबिस्कस, ठीक है। तो क्या हमने किया, पहले पेटल्स कलेक्ट करके हमने उसे क्रश कर लिया, उसके बाद उसे गर्म पानी में डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया है, और फिर फाइनली उसे फिल्टर कर दिया गया, छान दिया गया। तो जो फिल्ट्रेट जो लिक्विड हमें मिलेगी वो एक एसिड बेस इंडिकेटर हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है, प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, होप आपको ये पता होगा टेस्ट ट्यूब्स क्या होते हैं, ये शीशे के, कांच के बने हुए ऐसे अपैरेटस हैं, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब्स हमें लेनी है और 10 to 20 ड्रॉप्स ये रेड सॉल्यूशन को हमें उसमें डालना है, ठीक है। 10 to 20 ड्रॉप्स मानो मैंने डाल दिया। मार्क देम एज ए एंड बी, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी मार्क करो, कुछ इस तरह से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए। अब टेस्ट ट्यूब ए में क्या कहा जा रहा है, टेस्ट ट्यूब ए में हमें कहा जा रहा है कि इसमें लेमन जूस डाल दो, ठीक है, लेमन जूस डाल दो। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या कहा जा रहा है, सोप सॉल्यूशन डाल दो, टेस्ट ट्यूब बी में सोप सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर कलर चेंज टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब थोड़ी देर के बाद जो कलर चेंज है उसे आप बताओ कि क्या चेंजेस हो रही है, ठीक है। रिपीट द सेम विद अदर सैंपल्स, तो अदर सैंपल्स के साथ भी आपको ये रिकॉर्ड करनी है, ओके। अब देखो क्या होगा, ये जो रेड कलर की थी यहाँ पे, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब रेड कलर की थी, I mean, जो उसके अंदर की सॉल्यूशन रेड थी वो चेंज हो जाएगा, किसी और कलर में चेंज हो जाएगा, किस केस में, बेस के केस में, यानी कि सोप सॉल्यूशन के केस में, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स, ठीक है, आप डिस्कशन करनी है कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू द शेड ऑफ रेड the same as those that change the color of the blue litmus paper to red,
ठीक है, मतलब यहाँ ये है कि जो सैंपल्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे थे, यानी कि जो ग्रुप 1 की बात हो रही है, क्या यहाँ पे भी इस फ्लावर एक्सट्रैक्ट की शेड ऑफ रेड कलर चेंज हो रही है या नहीं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कहा गया है कि जो टेस्ट ट्यूब ए में हमने ग्रुप ए का ही चीज रखा है, ठीक है, लेमन जूस रखा है, अब इसके अंदर ये जो रेड कलर की फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, क्या ये चेंज अपने कलर को चेंज कर रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर द सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट विथ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दैट चेंजेस द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, पहले हमने तो रेड लिया था, ठीक है, फ्लावर जो रोज है उसके कलर को लिया था, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ग्रीन कलर का हो जा रहा है। ठीक है, कौन ऐसा कर रहा है, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा था, यानी कि यहाँ पे बेसिस की बात हो रही है। ठीक है, आर द सैंपल्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट सेम एज दैट डू नॉट चेंज द कलर इन द रेड एंड ब्लू लिटमस। मतलब जो न्यूट्रल है, जो लिटमस के साथ भी कोई कलर चेंज नहीं कर रहे थे, क्या वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के साथ कोई कलर चेंज करेंगे। ओके, तो अब देखो कंक्लूजन क्या आता है हमारा, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी कंक्लूड दैट द रेड रोजेस एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज्ड एज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो रेड रोजेस है ना, उसे हम यूज कर सकते हैं एक एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in an basic solution। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको अच्छे से याद रखनी होगी। जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो रेड ही रह जाएगा किसके केस में, एसिड के केस में, और ग्रीन हो जाएगा बेस के केस में। ठीक है, फिर से मैं मार्क कर दूं इस लाइन को, ये एसिड के केस में क्या बताया जा रहा है, एसिड के केस में वो रेड हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक केस में वो रेड होगा और बेस के केस में वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखनी है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम जो रेड रोज के एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर श्योर दैट नाउ कैन यू फिल द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। मतलब क्या हम और भी इस तरह से सब्सटेंसेस को ऐड कर देख सकते हैं, क्या उनकी नेचर भी सेम है। We are sure that you will be excited about the above results। ठीक है, अब शायद अपने पहली बार ऐसा देखा होगा, ठीक है, इससे पहले आपने ये सारी चीजें ट्राई नहीं की होगी। You may repeat the process of preparing extract and testing substances with some vegetables also, fruits also and other flowers also। ठीक है, मतलब आप ये एक्टिविटी दूसरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे बीट रूट के साथ, पर्पल कैबेज के साथ, टर्मरिक यानी कि हल्दी के साथ, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन के साथ, या तो फिर रेड हिबिस्कस गुड़हल के साथ। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब के सब एसिड बेस इंडिकेटर्स है। तो आपको एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाए, राइट द एग्जाम्पल्स, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, तो आप यही लिखोगे जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी गई है, हाइड्रांगिया फ्लावर्स। ठीक है, हाइड्रांगिया फ्लावर इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन में, ये कूलर रीजन में फाइंड होते हैं, या तो फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फाउंड हो। ठीक है, इट गिव्स कलर्स ऑफ डिफरेंट, इट गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स के फ्लावर इसके दिखाई दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, किस टाइप की सॉइल है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर इसकी ब्लूम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया है, जो अगर एसिडिक सॉइल है दैट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर्स। एसिडिक सॉइल अगर है तो वो ब्लू कलर फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो बेसिक सॉइल है तो फ्लावर्स आर रेड और पिंक। बेसिक अगर होगा तो फ्लावर्स रेड या पिंक हो जाएंगे। ठीक है, कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ द हाइड्रांगिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब ये है जो कलर हमें इसका मिल रहा है, पिंक और रेड या तो ब्लू कलर, ये किसकी वजह से हो रहा है, एसिडिक सॉइल की वजह से। ठीक है, एसिडिक सॉइल के वजह से, या तो फिर बेसिक सॉइल के वजह से भी ये हो रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया कि क्या गार्डनर एसिडिक सॉइल को बेसिक में कन्वर्ट कर सकता है या बेसिक सॉइल को एसिडिक में कन्वर्ट कर सकता है, और क्या ऐसा करने से फ्लावर के कलर्स चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये आंसर आपको फाइंड कर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि गार्डनर्स एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल को ऑल्टर कर दे, यानी कि चेंज कर सकते हैं यानी कि। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा
रिकैप कर दूं कि एसिड बेसिस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो एसिड बेसिस इंडिकेटर्स मतलब जो कुछ इंडिकेट करे, जो हमें कुछ बताए, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है ये सब्सटेंसेस हमें ये बता देगा कि कौन सी सब्सटेंस एसिड है या कौन सी सब्सटेंस बेस है, या कौन सी सब्सटेंस ऐसी है जो एसिड बेस दोनों नहीं है, यानी कि कौन सी सब्सटेंसेस न्यूट्रल है, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, बीट रूट है, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी जिसे हम जामुन भी कहते हैं, और रेड हिबिस्कस गुड़हल, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट सम एग्जाम्पल्स या गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, तो आप इनमें से कुछ दे सकते हो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टर्मरिक के बारे में, ठीक है। टर्मरिक यानी कि हल्दी। होप आप सभी ने अपने किचन में हल्दी जरूर देखा होगा, ठीक है। ये पीली रंग की एक पाउडर होती है या ये सॉलिड फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो अब हम टर्मरिक को देखेंगे यानी कि हल्दी को देखेंगे कि कैसे ये एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। ओके, we have used blue and red litmus paper stripes in activity 2.1. Can you also make paper stripes with some other natural indicators? ठीक है, अब ये कहा गया है कि जैसे लिटमस के हेल्प से हम लिटमस पेपर बना सकते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर बना सकते हैं, तो सेम क्या कुछ और नेचुरल इंडिकेटर से कुछ पेपर स्ट्राइप्स बना सकते हैं? सो लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो पहला एक्टिविटी क्या है यहाँ आज का 2.5, टेक अ फुल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी इन अ पेट्री डिश, या किसी कंटेनर में हमें टर्मरिक का पाउडर लेना है। एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट, ठीक है, उसमें थोड़ी पानी डालकर इस तरह की कुछ पेस्ट रेडी कर लेनी है। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, या तो आप फ्रेश टर्मरिक जो होती है, हल्दी की जो गांठ होती है, उसे भी ग्राइंड कर यूज कर सकते हो। Carefully dip a piece of filter paper in the turmeric paste until it gets yellow color. अब देखो एक फिल्टर पेपर आपको लेनी है और उस पेट्री डिश में या उस कंटेनर में डिप करके उसे रख देना है, ठीक है। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, तो जब तक वो येलो नहीं हो जाए पूरी तरीके से तब तक उसमें डालकर छोड़ दो, उसके बाद बाहर निकालो और उसे ड्राई करने के लिए छोड़ दो। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्राइप्स व्हिच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। अब इस पिक्चर में जैसा आप देख सकते हो पतले पतले स्ट्राइप्स पेपर के काटे जा रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से आप भी टर्मरिक पेपर बना सकते हो। ओके, कॉशन क्या दिया हुआ है, कॉशन का मतलब सावधान, ठीक है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या बताया गया है यहाँ पे, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, ठीक है। अभी आप काफी छोटे हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो छोटे बच्चे को अकेले नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी के हेल्प से, किसी एडल्ट के हेल्प से, टीचर्स के हेल्प से करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, यूज अ ड्रॉपर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। अब वापस मैं लेकर चलती हूँ आपको एक्टिविटी 2.1 में। 2.1 में जो हमने यहाँ पे ढेर सारे सब्सटेंसेस देखे थे, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, विनेगर, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें देखे थे, ठीक है। तो ये जो सैंपल्स हैं इन्हें हमें क्या करना है, एक दो ड्रॉप इसकी उस टर्मरिक पेपर में डालनी है। ओके, ऑन सेपरेट टर्मरिक पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब देखो क्या होगा, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, इन ये सारी सैंपल्स हैं, इन्हें जब आप टर्मरिक पेपर में डालोगे, ठीक है, एक दो ड्रॉप डालोगे टर्मरिक पेपर में, तो क्या चेंजेस आएगा। ओके, आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अब देखो क्या बताया गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या आप ऑब्जर्व करोगे, डू ऑल द सैंपल चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या सारे सैंपल्स जो हैं वो टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज कर रहे हैं। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, अब कुछ ऐसे होंगे जो कलर चेंज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कलर चेंज नहीं कर रहे होंगे, तो हमें इन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। कंपेयर देम विथ सैंपल्स इन ग्रुप ए, बी एंड सी। अब हमें इसी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी उसे पहले वाले एक्टिविटी से कंपेयर करनी है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि क्या टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखो मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई क्या देगा, ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तभी हमें ये एक्टिविटी समझ में आने वाली है। तो पहले मैं बता दूं कि जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, अगर एसिड वाले सब्सटेंस में आप टर्मरिक अगर डालोगे, ठीक है, टर्मरिक डालोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, यानी कि वो येलो का येलो ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिस में जैसे आप टर्मरिक डालोगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, इट चेंजेस टू रेड इन कलर, यानी कि लेमन जूस के साथ क्या होगा,
वो येलो का येलो ही रह जाएगा। सोप सॉल्यूशन जो एक बेस है, ठीक है, बार बार बताया मैंने, ये बेस है तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। आंवला जूस ये एसिड है तो ये येलो का येलो ही रह जाएगा। मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी आएंगी, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस, मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए क्या हम इसे इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिड में तो कोई कलर चेंज दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स। Based on observations, we can conclude that turmeric paper can be used to test the basic substances. अब basic substances जो है वो रेड में कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो, अगर हमारे शर्ट में किसी टर्मरिक का स्टेन आ गया हो, ठीक है, अगर हम लोग कुछ खा रहे हो उसमें टर्मरिक हो और अगर वो हमारे कपड़े पे गिर जाती है, ठीक है, तो जब हम उसे वॉश करते हैं, जब हम उसे डिटर्जेंट डालकर या सोप से जब वॉश करते हैं तो ये जो येलो कलर ऑफ टर्मरिक है ना, ये रेड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट्स कि ये जो सोडा सॉल्यूशन है या कहो जो वॉशिंग सोडा है या डिटर्जेंट है वो बेसिक इन नेचर हुआ, ठीक है। तो दिस मीन्स आप ये याद रखोगे, ये लाइन हमेशा याद रखना कि जो टर्मरिक पेपर है या सिर्फ सिंपली टर्मरिक है वो बस बेसिक सब्सटेंसेस के लिए टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, और जो एसिडिक सब्सटेंसेस है जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है उन दोनों के केसेस में ये येलो का येलो ही रह जाएगा। जैसे अगर मैं टैप वाटर के साथ ये टेस्ट करूं तो टैप वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है तो ये येलो का येलो ही रह जाएगा। मतलब हमें इन दोनों से समझ में नहीं आएगा, एसिडिक और न्यूट्रल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिस को हम बहुत अच्छे से चेक कर पाएंगे, ठीक है। हम पता कर पाएंगे कि बेसिस कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, यहाँ पे कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताए गए हैं, कुछ ट्रुथ्स हैं। Why is turmeric called a golden spice? टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं, ठीक है, स्पाइस मतलब मसाले। अब इसे इतना स्पेशल नेम क्यों दिया गया है, तो चलो स्टोरी को आगे देखते हैं क्या बताई जा रही है। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, ठीक है, आप देख सकते हो टर्मरिक, ये जो है यहाँ पे जो टर्मरिक की गांठ, हल्दी की गांठ दिखाई दे रही है, ये समवॉट जिंजर अदरक की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है टर्मरिक जो है वो जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। A common spice in daily household. It is being researched for benefits beyond the taste and color it provides to the food, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हल्दी के यूजेस क्या है, तो सबसे पहले बताओगे कि ये स्पाइस है यानी कि ये टेस्ट ऐड करता है। दूसरी बात बताओगे कि ये कलर ऐड करता है, ठीक है, येलो कलर ऐड करता है हमारे फूड में, यानी कि फ्लेवर एंड कलर की बात हमने कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्मरिक के दो ही यूजेस है, टर्मरिक के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। टर्मरिक को हम मेडिसिन के तौर पर, एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव अ न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। हल्दी के यानी कि टर्मरिक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज, ठीक है। कभी आपने देखा होगा अगर आपको चोट लगी हो तो आप हल्दी का लेप लगा लेते हो, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा होगा अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है तो आप दूध में हल्दी डालकर पी लेते हो। इसका मतलब ये है कि जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। दे आर यूज्ड एज होम रेमेडीज, ओके। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा जो टीचर्स के लिए होता है, गुरुओं के लिए होता है, के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो अश्विन ने क्या किया, अपने टीचर के लिए, अपने गुरु के लिए ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा एक ग्रीटिंग कार्ड रेडी किया, ठीक है। He applied turmeric paste on the white paper and dried it. अब उसने क्या किया, सबसे पहले एक टर्मरिक पेपर रेडी किया, जैसे अभी हमने एक्टिविटी 2.5 में देखा था कैसे हम टर्मरिक पेपर को रेडी कर सकते हैं। He wrote his wishes in the teacher's मदर टंग, दैट इज उड़िया लैंग्वेज। आप देख सकते हो उड़िया लैंग्वेज जो उड़ीसा की लैंग्वेज है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में उसने, अश्विन ने कुछ अपने टीचर के लिए लिखा है। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग द सॉल्यूशंस टेस्टेड इन टेबल 2.4 विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टेबल 2.4, चलो मैं 2.4 टेबल में लेकर चलती हूँ। तो ये जो 2.4 टेबल है इसमें से कौन से सब्सटेंस से हम लिख सकते हैं ऑन टर्मरिक पेपर, ठीक है। अगर हम लेमन जूस से लिखें,
आंवला जूस से लिखे या टैप वाटर से लिखे तो उसकी कलर तो येलो की येलो ही रह जाएगी, मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि क्या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है या नहीं। लेकिन अगर हम सोप सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि कोई भी फॉर्म ऑफ बेस लेते हैं और उसे अगर टर्मरिक के ऊपर लिखे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि इस ग्रीटिंग कार्ड के लिए उसने किसी बेस का इस्तेमाल किया होगा। ओके, His teacher applauded his creative use of this concept। ये काफी अच्छी आइडिया थी, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी शो कर सकते हैं और टीचर को ग्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। Are there any other substances whose odor changes of acidic and basic substances? मतलब ये कहा गया है कि क्या कुछ ऐसे और भी substances होते हैं जो अपने odor को, odor means smell, क्या वो अपने smell को change कर दे जब वो एसिड या बेस के साथ ट्रीट किए जाएं। ओके, तो ये कहा जाता है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस, यानी कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है ये स्मेल से रिलेटेड है, कहो या तो ये नोज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं जब हम उसमें एसिड या बेस के साथ उसे ट्रीट करें। ओके, तो लेट्स एक्सप्लोर मोर। क्या है यहाँ, एक्टिविटी 2.6। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ कंटेनर अलोंग विथ सम स्ट्राइप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर। ठीक है, तो हमें क्लीन कॉटन क्लोथ या फिल्टर पेपर लेनी है और फाइनली चॉप्ड अनियंस चाहिए हमें। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। उसके बाद कंटेनर में वो जो ये अनियन है, अनियन के छोटे छोटे पीसेस हैं, चॉप्ड अनियंस है, उसे बंद कर कर क्लोज कंटेनर में रख देना है और ओवरनाइट के लिए, रात भर के लिए रख देना है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर स्ट्राइप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ओडर। उसके बाद ये जो पेपर रखा था आपने, या तो फिर ये कहो कि जो कॉटन क्लोथ अनियन के साथ रखा था, उसकी स्मेल आपको लेनी है। ठीक है, चेक देयर ओडर। कीप देम ऑन अ क्लीन surface and put a few drop of tamarind water on one stripe and a few drops of baking soda solution on other। मतलब ये जो दो पेपर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये दो क्या हो गए, अनियन वाले पेपर्स हो गए हैं। ठीक है, इनमें अनियन एक्सट्रैक्ट आ गया है। अब एक में कहा जा रहा है, पहले वाले में कहा जा रहा है कि हमें टैमरिंड वाटर डालना है। ठीक है, टैमरिंड वाटर क्या होता है, इमली की जो पानी होती है उसे डालना है। और दूसरे वाले में क्या कहा गया है, बेकिंग सोडा डालना है। ठीक है, बेकिंग सोडा। तो जो टैमरिंड वाटर है ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज एन एसिड, और बेकिंग सोडा क्या है, ये है बेस। तो हमें एसिड और बेस दोनों को यहाँ पे बारी बारी से डालकर देखना है। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्राइप्स। नाउ चेक द ओडर अगेन। फिर से ओडर यानी कि फिर से उस स्मेल को चेक करो, क्या जो पहले प्याज की स्मेल आ रही थी, अनियन की स्मेल आ रही थी, अभी वो आ रही है। Okay, do you notice any change in the odor of the onion stripes before and after putting the tamarind water and baking soda solution on them? मतलब जब आप tamarind water या baking soda solution उस पर डालते हो तो क्या अभी भी आपके पास अनियन की स्मेल आ रही है? Okay, note down your observations. Similarly, test the change in odor with acidic and basic substance and record with your observations। तो और भी यहाँ पे कहा गया है हमें कुछ एक्टिविटीज करने को। ठीक है, अब देखो मैं ये बताती हूँ कि इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि जो एसिड है, ठीक है, एसिड में जो अपने अनियन पेपर के ऊपर जब एसिड डाला तो फिर यानी कि टैमरिंड वाटर डाला तो उसकी स्मेल, जो अनियन की स्मेल जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, पहले जैसे ही अनियन की स्मेल रहेगी। और वही जब आपने बेस डाला उसके ऊपर, अनियन पेपर के ऊपर, या तो कहो बेकिंग सोडा डाला, तो उसकी स्मेल जो है वो फेड हो जाएगी, फेड्स द स्मेल। ठीक है, स्मेल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, अनियन की स्मेल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है अनियन जो है उसे भी हम एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कह सकते हैं, मतलब जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है व्हेन वी आर ट्रीटिंग एसिड और बेस विथ इट। ठीक है, एसिड जब हम अनियन के साथ ट्रीट करते हैं तो उसकी स्मेल सेम रहेगी, लेकिन बेस के साथ जब हम उसे ट्रीट करें तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, या पीसी राय भी इन्हें कहते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखना आप इस बात को कि इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं। किसे कहते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय।
He earned a doctorate in chemistry from the UK, United Kingdom, and returned to India. He contributed towards एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्चेज इन इंडिया. ठीक है, तो वो वापस ये यूके से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने साइंटिफिक रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया में. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. ठीक है, फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? फार्मास्यूटिकल्स मीन्स दवाई की जो कंपनी होती है, मेडिसिन की जो कंपनी होती है, इन 1901. ठीक है, ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन. ठीक है, तो ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें इंडिया की जो कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, ठीक है, या जो नॉलेज है, उन्हें ये काफी पसंद था. ठीक है, through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise and ancient Indian scientists to the मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, तो इन्होंने बहुत कुछ शो किया वर्ल्ड को इंडिया की तरफ से कि इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट्स है. ठीक है, किस किस फील्ड्स में, केमिस्ट्री के फील्ड में कैसे इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक है. Now Rai, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institution. अब ये जो पीसी राय है, इन्होंने मदर टंग पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने को कहा है, यानी कि मदर टंग बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस इनके द्वारा ही किए गए हैं. ठीक, तो होप आपको ये सब. एसिड और बेसिस जब मिक्स कर दिए जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विथ बेसिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये. जब एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक के साथ हम मिक्स कर दे तो क्या होगा? ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एक्सपेरिमेंट. चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हुआ कि हमें 1 ड्रॉप लेमन जूस लेनी है, नींबू का रस लेना है, और उसमें फिर 20 ड्रॉप्स लगभग पानी डाल देना है. ऑब्जर्व द कलर. कलर क्या होगी लेमन जूस की? लेमन जूस की नॉर्मल पानी जैसे ही कलर दिखाई देगी. ओके, नेक्स्ट है ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट. मतलब इसमें क्या करो, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दो. अब हमने क्या पढ़ा है? लेमन जूस क्या है? लेमन जूस एक एसिड है. एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो ब्लू है ये रेड में टर्न हो जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो फिगर 2.10 में लेमन जूस में जब ब्लू लिटमस डाला गया तो कैसे ये रेड में टर्न हो गया है. ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर? तो ऑब्वियसली हमें कलर चेंज दिखाई दे रहा है. ये ब्लू लिटमस हमने डाला था बट इट टर्न्स टू रेड. Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well. अब हमें क्या करना है, इसमें धीरे धीरे कुछ ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर डालनी है. लाइम वाटर मतलब क्या होता है? चूना का पानी. ठीक है, चूना का पानी. अब ये जो चूना का पानी है या जो लाइम वाटर है ये बेसिक इन नेचर है. ठीक है, मतलब पहले हमने एसिड डाला था, अब हम बेस डाल रहे हैं. ठीक है, और धीरे धीरे इसे डालकर हमें स्टर करते रहना है, इसे मिक्स करते रहना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज होगा? ऑब्वियसली सॉल्यूशन में कलर चेंज होगा क्योंकि ये रेड लिटमस था. अब जैसे ही हमने इसमें चूना पानी डाल दिया यानी कि बेस डाल दिया तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑन एडिंग लाइम वाटर विल टर्न इनटू ब्लू. ठीक है, तो द स्टेज विल कम व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन. अब हमें क्या करना है? अब हमें 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस वापस डाल देनी है. ठीक है, मतलब शुरुआत में हमने एसिड डाला था, फिर उसमें ब्लू लिटमस डाला, एसिड और ब्लू लिटमस की वजह से वो रेड में बदल गया. फिर जैसे ही वो रेड था हमने इसमें बेस डाला. अब रेड लिटमस को जब बेस के साथ ट्रीट करोगे तो ये वापस से ब्लू हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमें वापस इसमें एसिड डालनी है. अब पूछा गया है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व? अब क्या होगा? व्हाट यू विल प्रिडिक्ट द चेंज इन कलर. ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड. ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा यही बात लिखी गई है कि ब्लू लिटमस को अगर लेमन जूस के साथ डालोगे तो वो रेड में टर्न हो जाएगा. When lime water is added to this test tube, the color of the solution changes to blue. ठीक है, रेड से अब ये ब्लू में बदल जा रहा है. क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि हमने लाइम वाटर डाला यानी कि हमने
बेस डाला है। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिड। और अगर रेड लिटमस जो है अगर वो ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब इस टेस्ट ट्यूब में एसिड नहीं है। ठीक है, ये इंडिकेट हो रही है इस बात से। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस न्यूट्रलाइज वर्ड का मीनिंग क्या होगा? न्यूट्रलाइज करना का मतलब ये है कि एक एसिड ने एक बेस को बैलेंस कर दिया, या तो फिर एक बेस ने एक एसिड को बैलेंस कर दिया। मतलब अब जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा। ठीक है जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर मान लो हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं -5 एंड +5। एक नंबर क्या है हमारा नेगेटिव है, दूसरा नंबर हमारा पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दोगे -5 +5, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब क्या कहोगे, 0 पॉजिटिव है या 0 नेगेटिव है? नहीं। ठीक है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है। तो सेम इसी तरह से अगर हम एसिड और बेस को डालते हैं तो हमें न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है, मतलब जो ना ही एसिड है और ना ही बेस है। When the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor base। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि अगर हम एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं इन सर्टेन क्वांटिटी, तो फिर हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो ना ही एसिडिक होगा और ना ही वो बेस होगा। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब देखो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, ये रिएक्शन पे आप ध्यान दो। एसिड को जब हम बेस से मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। मतलब ये जो सॉल्ट और वाटर है ये दोनों ना ही एसिडिक है और ना ही बेस है, ये दोनों क्या है? ये दोनों न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, तो क्या बताया गया है? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विथ द इवोल्यूशन दैट इज रिलीज ऑफ हीट। थोड़ी हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके, वापस एक बार मैं रिपीट कर दूं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है, जब एसिड की सॉल्यूशन जो है वो बेस की सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाए तो जो हमें मिलेगा वो ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वी आर हैविंग मेनी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कुछ डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, वो हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन दी गई, अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं। ठीक है, तो चलो मजा आएगा इन स्टोरीज को पढ़ने में। सबसे पहला सिचुएशन 1 यानी कि स्टोरी नंबर 1। कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विथ हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक। ठीक है, तो देख सकते हो आप पिक्चर में कीर्ति क्या कर रही है? एक बटरफ्लाई को देख रही है और अपने हाथों को पेड़ों के ऊपर रख रही है। ठीक है, एक पेड़ के ऊपर उसने अपने हाथ को रखा है। सडनली अ रेड एंट बाइट हर। अब एक लाल चींटी आ जाती है और उसके हाथ को बाइट कर लेती है। ठीक है, लीविंग हर स्किन रेड विथ स्टिंगिंग पेन। अब क्या होता है, उसके हाथों में जैसे ही वो चींटी काट देती है तो जिसकी वजह से उसके हैंड में पेन होने लगती है और थोड़ी इचिंग होने लगती है। ठीक है, रेडनेस हो जाती है। आप लोगों को भी चींटी ने तो जरूर काटा होगा। ठीक है, हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द इफेक्टेड एरिया। अब उसके भाई ने क्या किया? उसके भाई ने मॉइस्ट बेकिंग सोडा लाकर उसके हाथों में इफेक्टेड एरिया में रब कर दिया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? उसके भाई ने बेकिंग सोडा को ही क्यों चूज किया? कुछ और पानी से क्यों नहीं वॉश कर दिया या लेमन जूस क्यों नहीं ऐड कर दिया? ओके, तो व्हाट कैन बी द रीजन? रीजन आपको यहाँ पे मिलेगा। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन है, आप मार्क कर लो, आप इसे लिख लो अपने नोट डाउन पे, नोट कर लो। देखो क्या है यहाँ पे, क्या बताई जा रही है कि जब एंट बाइट होती है तो एंट बाइट में जो स्टिंग उसकी निकलती है दैट इज एन एसिडिक लिक्विड। ठीक है,
एसिडिक लिक्विड होती है और उस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड नाम है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय अप्लाइंग रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज अ बेस। अब इसके हाथों में क्या था, एसिड था। अब अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर बेकिंग सोडा हम उसमें रब कर दे, यानी कि एक बेस को रब कर दे, तो उसकी इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। What remedies do people use to treat ant bites in your region? अब चलो आपको ये कमेंट कर बताना है कि कभी आपको अगर चींटी काट दी हो तो आप करते क्या हो। ओके, मतलब कैसे, कौन सी रेमेडी यूज करते हो। नेक्स्ट है सिचुएशन 2 यानी कि स्टोरी नंबर 2। ऑन द फार्मर्स पोर्टल, an online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, a query from a farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers made the soil acidic। ठीक है, अब देखो स्टोरी में क्या है, मैं डिटेल में एक बार बताती हूँ। ये जो फार्मर्स पोर्टल है, ठीक है, फार्मर्स पोर्टल क्या होता है, जैसे ये जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके उनके तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल होती है जिसमें फार्मर्स या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो अपने क्वेश्चंस को उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो एक दिन फार्मर्स पोर्टल में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन। एक फार्मर ने पूछा, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, मतलब मेरे प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आफ्टर द डिस्कशन, कुछ टाइम के बाद, बातचीत करने के बाद पता चला कि इस यहाँ पे एक्सीसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो रहा है, ठीक है। एक्सीसिव मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स को ये फार्मर ने अपने लैंड पे यूज किया है। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि प्लांट और अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। जैसे हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं ना फूड के साथ ताकि हमारी बॉडी हेल्दी हो, तो सेम प्लांट्स के लिए भी हम ऊपर से अलग से फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। अब इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करने पर क्या हुआ, सॉइल एसिडिक हो गई। ओके, व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम। अब सॉइल अगर एसिडिक है, क्या कभी ये बात आपने सुना है कि सॉइल भी एसिडिक होती है, ठीक है। सॉइल अगर एसिडिक हो जाए तो फिर हमें क्या करना होगा, सोचकर बताओ। अगर एसिड है उसे खत्म करना है, उसे कौन खत्म कर सकता है, उसे बेस खत्म कर सकता है। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के दोस्त भी हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, ठीक है। एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म कर सकता है, बेस के इफेक्ट को एसिड खत्म कर सकता है। ओके, सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, ठीक है। अगर सॉइल काफी ज्यादा एसिडिक हो तो प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं करते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम विच इज अ बेस, ठीक है। लाइम यानी कि जो चूना होता है वाइट कलर की, ये जो देखो आप देख सकते हो इसके कंटेनर में, इस चूने को अगर हम छिड़क दें सॉइल के ऊपर तो फिर ये अपना एक्शन शो करेगा, यानी कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से एसिडिक इफेक्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी। ओके, इफ द सॉइल इज बेसिक, अब चलो अगर उल्टा हो जाए, सॉइल मान लो बेसिक है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मेन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट, ठीक है। फिर हम मेन्योर यानी कि खाद का इस्तेमाल करते हैं, या कंपोस्टेड लीव्स जो सड़े हुए लीव्स हैं, ठीक है, जिनका कंपोस्ट रेडी किया गया है वो भी खाद में बदल गए हो, तो उन्हें ऐड किया जाता है कब, जब सॉइल बेसिक हो, ठीक है। Organic matter releases acids that neutralizes the basic nature of the soil। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, जिसके वजह से सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स द सॉइल में भी न्यूट्रल, और कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल न्यूट्रल हो, ठीक है। देखो इतने सारे केसेस दिख रहे हैं, सॉइल एसिडिक हो सकता है, सॉइल बेसिक हो सकता है, या सॉइल न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर ग्रोथ विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो कर रहे हो तो भी उसकी अगर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो एसिड या बेस की वजह से उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है इसके वजह से, ठीक है। तो होप आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं सिचुएशन 3 के तरफ, यानी कि स्टोरी नंबर 3। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। अश्विन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है गुरबीर, और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ रहता है, यानी कि वो एक फैक्ट्री के नजदीक रहता है, ठीक है। ही शेयर्ड विथ हिम दैट फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड
वॉज डिक्लाइनिंग डे बाई डे। जो फिश पॉपुलेशन है, फिश के नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है, डिक्लाइन हो रही है। वॉट डू यू थिंक माइट बी द कॉज ऑफ इट, ठीक है। तो गुरबीर ने जो स्टोरी या जो इंसिडेंट शेयर किया है कि उनकी तरफ की जो नंबर ऑफ फिशेज हैं, फिश पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, ही इज लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। अगर वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, यानी कि फैक्ट्री के पास रहता है, तो फैक्ट्री से निकलते हैं जो वेस्ट, उन्हें लेक में, ठीक है, तालाब में फेंक दिया जाता होगा। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक, और मान लो फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक है, ठीक है, तो उसे हम, वो क्या करेगा, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। अब जिसके वजह से फिश जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, अगर लेक एसिडिक हो गई है तो हमें उसे बेसिक करना होगा, यानी कि उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग टू द लेक। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहे हैं अगर वो एसिडिक है, तो यहीं पे हमें बेस डालकर उसे न्यूट्रलाइज करना है, उसके बाद फिर इसे पॉन्ड में रिलीज किया जा सकता है। लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। आपने ऐसे पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी वेस्ट को हमें लेक्स पॉन्ड्स में नहीं डंप करना चाहिए, नहीं तो जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वी आर पॉल्यूटिंग वाटर। सो लेट अस रैप अप, ठीक है। तो ये स्टोरी नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। अब बारी है रिकैप करने की, मतलब चैप्टर अब एंड होने वाला है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on Ashwin's and Kirti's paper sheets when the liquid was sprayed on them, ठीक है। तो आपने देखा ना, फर्स्ट पेज में देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये जो पेपर इन्हें मिली थी इसमें क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो वंडरफुल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये काफी एक्साइटिंग है। ये जो चीजें आपने पढ़ा है ये इस चैप्टर में, ये आपके लिए काफी ज्यादा नया होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है दिस इज वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। So do you think that one possibility could be using a turmeric solution for spraying liquid and soap solution for writing on the paper? तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो शुरुआत में हमसे पूछा गया था कि उस वाइट शीट ऑफ पेपर में ऐसा क्या स्प्रे किया गया ताकि वो सारे लेटर्स अपीयर हो गए। तो क्या स्प्रे किया गया होगा, टर्मरिक स्प्रे किया गया होगा, या तो फिर सोप सॉल्यूशन, जिसके वजह से टर्मरिक और सोप सॉल्यूशन के रिएक्शन से वो रेड कलर की लेटर्स दिखने लगी हो। ओके, तो होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आई हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, और डिस्कशन करूंगी। तो चलिए शुरुआत करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक सॉल्यूशन है जिसने रेड लिटमस को ब्लू में बदल दिया है, ठीक है। तो रेड ब्लू को कब चेंज करता है, जब हम उसमें बेस डालते हैं, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब ऐसा क्या डालने पर ब्लू वापस रेड हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा ये चेंज, यानी कि हमें क्या डालनी होगी, हमें एसिड डालनी होगी। तो अब ऑप्शंस देखो क्या दिया है, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर या कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 विनेगर। क्योंकि लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर तो बेस है, बेकिंग सोडा भी बेस है, विनेगर है एसिड, और कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें ये पूछा गया था विच वुड रिवर्स द रिएक्शन, मतलब ब्लू से रेड में कौन चेंज करेगा, तो वो एक एसिड चेंज करेगा, विनेगर। ओके, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड ए बी सी, ठीक है। आपके पास 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिनका नाम रखा गया है ए बी सी, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इनमें से कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेड लिटमस सॉल्यूशन टू ए में हमने क्या ऐड किया है, हमने रेड लिटमस ऐड किया है, ठीक है, सॉल्यूशन। इट टर्न्स टू ब्लू, और ये रेड क्या हो जा रहा है, ब्लू में बदल जा रहा है। नेक्स्ट है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडेड टू बी। बी में हमने क्या ऐड किया, बी में हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी ऐड किया है, और इससे क्या हो रहा है, टर्न्स रेड, ये रेड कलर हमें शो कर रहा है। फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी, इट टर्न्स ग्रीन। और सी में हमने क्या ऐड किया, सी में हमने ऐड किया है रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या हो जा रहा है, ये टर्न हो जा रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस which of the following is the correct sequence for the solution ABC, ठीक है। तो ABC क्या होंगे, तो देखो अब चलो मैं इसे एक्सप्लेन पहले कर दूं ये कैसे हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था
कि जब हम रेड लिटमस लेते हैं और अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये क्या होगा, ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये एक बेसिक हो गया। तो ए क्या है, ए तो चलो हमें पता चल गया ये बेसिक है। बी, टर्मरिक रेड को रेड में चेंज हो जा रहा है ऑन एडिशन ऑफ विथ बी। टर्मरिक रेड में कब चेंज होता है, जब हम एक बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब बी भी बेसिक ही है। और रेड रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन में बदल जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक बेस ही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी मतलब तीनों जो है वो बेस होंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, नंबर 4। ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ बेसिक सॉल्यूशन होंगे। ओके, आप चाहे तो ये आंसर लिख सकते हो, सॉल्यूशन ए इज बेसिक बिकॉज इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सॉल्यूशन बी इज बेसिक बिकॉज इट टर्न्स लिटमस रेड, टर्मरिक रेड, एंड बेसिक सॉल्यूशन होगा ये। और सॉल्यूशन सी जो है वो भी बेसिक है क्योंकि ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में बदल दे रहा है। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर्स 2.13, 2.14 एंड 2.15 इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्राइप्स आर यूज। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशंस हमने लिया है और इन तीनों में रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर के साथ इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो हमें लेबल करना है द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर। अब सबसे पहले तो आप इससे ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो कि पहले वाले में क्या हो रहा है। पहले वाले में जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर है वो ग्रीन में बदल जा रहा है। दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। और तीसरे वाले में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे रेड दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2.13 जो है वो क्या होगा, वो एक बेस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना बेसिक सॉल्यूशन में ही रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ग्रीन में बदल जाते हैं। नो चेंज मतलब ये न्यूट्रल होगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं हो रही है। और अगर वो रेड में बदल रहा है यानी कि वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हो 2.13 बेसिक है। क्यों, बिकॉज द कलर ऑफ द पेपर चेंजेस टू ग्रीन। 2.14 न्यूट्रल है, क्यों, बिकॉज नो चेंज इन द कलर ऑफ द पेपर स्ट्राइप। और 2.15 एसिडिक है क्योंकि कलर ऑफ द पेपर चेंजेस टू रेड। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा और ये सारे आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हो। A liquid sample from the laboratory was tested using various indicators। तो एक लेबोरेटरी से एक सैंपल ली गई। ठीक है, मान लो कि इस बॉटल में वो सैंपल है, लिक्विड है ये, और टेस्ट किया गया इसे अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ। जैसे इंडिकेटर रेड लिटमस लिया गया तो पता चला इसमें कोई चेंज नहीं है, ब्लू लिटमस लिया गया तो ये रेड में चेंज हो गया, और अगर टर्मरिक लिया गया तो देयर इज नो चेंज इन कलर। तो हमें बताना है कि ये जो रिएजेंट हमने लिया है, ठीक है, ये जो सैंपल हमने लिया है ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, और हमें जस्टिफाई भी करनी है, हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा एसिडिक। ठीक है, क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस को ये रेड में बदल दे रहा है। ठीक है, रेड लिटमस को ये रेड में ही शो कर रहा है यानी कि देयर इज नो चेंज, और टर्मरिक में भी ये नो चेंज है। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हो आप कि दिस इज एन एसिडिक सैंपल बिकॉज ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड एंड देयर इज नो चेंज इन कलर विथ टर्मरिक एंड विथ रेड लिटमस पेपर, सो दिस इज एन एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब उसके आंखों में पट्टी लगा दी गई है या उसके आंखों को बंद कर दिया जा रहा है ताकि वो देख नहीं सके। ठीक है, शी इज गिवन 2 अननोन सॉल्यूशंस टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो 2 सॉल्यूशंस लिए गए हैं, मान्या को दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों एसिडिक है या बेसिस है। Which indicator should Manya use to test the solutions and why? कौन से इंडिकेटर्स को ये यूज कर सकती है। ठीक है, तो देखो इंडिकेटर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हम लिटमस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लिटमस में ब्लू एंड रेड बोथ वी आर हैविंग। ठीक है, उसके बाद हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी गई है कि शी इज ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब वो देख नहीं सकती है। तो लिटमस में अगर कलर चेंज हो भी रहा है तो कैसे वो देख पाएगी कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं। सेम विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट एंड सेम विद टर्मरिक। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लेना होगा ताकि उसकी ऑब्जर्वेशन देखने की नहीं हो। ठीक है, वो किसी अलग तरीके से ऑब्जर्व करें। तो याद करो हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं जब हम उसे एसिड या बेस के साथ ट्रीट करें। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है, मान्या कैन यूज olfactory indicators to test whether the solution is acidic basic and these are the substance whose odor changes in acidic or basic solution। अब olfactory indicator का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं। ठीक है, अनियन एसिड के साथ नो चेंज इन स्मेल शो करेगा,
ठीक है, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल में कोई चेंज उसकी नहीं होगी, और बेस के साथ उसकी स्मेल फेड हो जाएगी। ठीक है, फेड्स स्मेल मतलब स्मेल उसकी खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो उसमें उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आती, और अगर अनियन को आप बेस के साथ ट्रीट करोगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। Question number 6 है, could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter, and what could be the spray bottle? आपको याद है ये स्टोरी, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें दो पर्सन थे, अश्विन एंड कीर्ति, एंड उन्होंने जब अपने स्कूल में साइंस फेयर को उन्हें एक पेपर मिला था जो व्हाइट कलर की शीट थी और उसमें कुछ लिखा हुआ था, बट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, लेकिन जब उस एक लिक्विड को इस पर स्प्रे किया गया तो उन्हें फिर कुछ दिखाई देने लगा। तो यही कहा गया है कि ये क्या, ये जो इसके पीछे की जो मैजिक है, इसके पीछे का जो रीजन है उसमें क्या है कि इसके ऊपर टर्मरिक पेपर से कुछ लिखा गया था और फिर स्प्रे की जा रही थी एसिड या बेस को स्प्रे किया गया था, जिसके वजह से फिर वो दिखाई देने लगा। तो सेम यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि ऐसी कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखनी है ताकि हम बता सके कि उसकी कलर कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो कैसे अपीयर होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल रेडी किया है जिसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। क्या होगा पेपर में, ठीक है, मटेरियल ऑन पेपर क्या हो सकता है, लाइम वाटर यानी कि बेसिक है ये, और उसमें स्प्रे क्या कर सकते हैं हम लोग, रेड रोज एक्सट्रैक्ट स्प्रे कर सकते हैं, जिससे वो एपियर क्या होगा, ग्रीन एपियर होगा। सिमिलरली सोप वाटर या तो फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये सब क्या है, ये सब के सब बेसिक हैं, इन्हें आप पेपर में लगा सकते हो, और अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट स्प्रे करोगे तो ये ग्रीन में दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट है विनेगर, ऑरेंज जूस, नेक्स्ट ओके, विनेगर एंड ऑरेंज जूस, ये दोनों एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। जब आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट उस पर स्प्रे करोगे तो ये रेड से दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट विनेगर, ऑरेंज जूस एंड आंवला जूस को अगर आप टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे तो भी ये रेड दिखाई देगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप दो चार इसमें से लिख सकते हो कि ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिस्ट कर दिया है, बट आप इससे कुछ जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी अच्छे से समझ में आ रहा हो, वो आप कुछ भी दो चार एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7, ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर, what will happen if baking soda is added to this mixture, justify your answer। तो सबसे पहले देखो ग्रेप जूस क्या है, ये एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस को जब आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालते हो तो ऑब्वियसली आपको रेड कलर ही अपीयर होगा। अब ये कहा गया है इस सॉल्यूशन में अगर अब आप बेकिंग सोडा डाल रहे हो, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक बेस है, ठीक है, तो फिर आपको क्या अपीयर होगा, व्हाट विल हैपन, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो हमने क्या पढ़ा है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है जब अगर हम उसमें बेस डालते हैं तो वो ग्रीन कलर में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, आप इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि एक कंटेनर में हमने ग्रेप जूस लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वो रेड में चेंज हो गया। उसके बाद जब हमने इसमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये फिर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब हमें एक्सप्लेन करनी है ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एसिड बेस की वजह से हो रहा है। ओके, सो व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ ग्रेप जूस एंड रोज एक्सट्रैक्ट, द रेड कलर विल ग्रेजुअली फेड, रेड कलर जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ओके, this happens because baking soda is basic in nature and neutralizes the acidity of the grape juice. As the mixture becomes neutral or slightly basic, the red tint disappears. और अगर आप extra और डाल दोगे, excess में डालोगे, तब ये green color में बदल जाएगा। मतलब ये example जो है एक neutralization example है। ठीक है, neutralization reaction जिसमें क्या होता है, आप acid और base को mix करते हो। ठीक है, तो जो सॉल्ट मिलता है या कहो एक न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है जिसके वजह से आपको कलर चेंज कुछ और दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस, कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज। अब देखो कृति अपने ग्रैंडमदर के लिए मे बी एक जो भी है बर्थडे कार्ड या कुछ ऐसा रेडी किया हो जिसमें उसने कुछ सीक्रेट मैसेज लिखा है। ठीक है, और किससे यूज किया है, ऑरेंज जूस को यूज किया है उस मैसेज को लिखने के लिए। अब ये कहा गया है कि ग्रैंडमदर क्या यूज करेंगी ताकि ये मैसेज रिवील हो सके, मतलब
पहले तो ये डिसाइड करो कि ऑरेंज जूस क्या है। ऑरेंज जूस एक एसिडिक सब्सटेंस है, तो एसिड में क्या स्प्रे करोगे ताकि वो अपीयर होने लगे। ओके, विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल? तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एसिड को शो करने के लिए? हम ब्लू लिटमस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो रेड दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस का कर सकते हैं, या तो फिर हम टर्मरिक का भी कर सकते हैं जिससे वो रेड येलो दिखाई देगा, या तो हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं जिससे वो रेड दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या है? यस, आई कैन असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज since orange juice is acidic, I would apply red rose extract to the written message. It would make it red. This happens because red rose extracts क्या करते हैं? Acids को red में convert कर देते हैं, change कर देते हैं. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ कैन न्यूट्रल इंडिकेटर्स बी नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अब देखो नेचुरल इंडिकेटर्स के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं इस बुक में। क्या क्या है वो? टर्मरिक है, लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। तो हमें कोई एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावर्स, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे पर्पल कैबेज जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे उसे हम यूज कर सकते हैं, बीट रूट को यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रिपेयर की जा रही है रेड रोज एक्सट्रैक्ट। कैसे हमें प्रिपेयर करना है? इसे कलेक्ट करो एंड अच्छे से वॉश करो रोज पेटल्स को। ठीक है, तो कुछ रेड रोज के पेटल्स को कलेक्ट करो, उसे अच्छे से वॉश कर दो, उसे क्रश कर दो और एक पेस्ट रेडी करो। ठीक है, पेस्ट रेडी करने के बाद उसमें हॉट वाटर डालो और फिर उसे 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट फिल्टर आउट कर दो। फिल्टर आउट करने के बाद जो आपको रेड कलर की फिल्ट्रेट मिलती है, मतलब रेड कलर की लिक्विड मिलेगी, यही हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने वीडियो में भी बताया है, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी उसमें और भी डिटेल तरीके से बताया गया कि कैसे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। ठीक है, आपको 3 लिक्विड्स प्रोवाइड की जा रही है। एक है विनेगर, one is vinegar, another is baking soda and the third is sugar solution. ठीक है, can you identify them ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर? एक्सप्लेन। सिर्फ आपको टर्मरिक पेपर दिया जा रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये विनेगर है, ये बेकिंग सोडा है और ये शुगर सॉल्यूशन है? तो जब टर्मरिक पेपर को आप विनेगर में मिलाओगे तो इसमें क्या होगा? इसमें नो चेंज होगा, यानी कि येलो का येलो कलर ही दिखाई देगा। जब आप इसे बेकिंग सोडा में मिलाते हो तब ये रेड में चेंज हो जाएगा, और शुगर सॉल्यूशन में भी ये नो चेंज इन कलर। ठीक है, नो चेंज इन कलर यानी कि इसकी कलर जो है वो येलो की येलो ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि लिक्विड दैट टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड इज बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है, अगर उस पर हम टर्मरिक पेपर ट्रीट करें तो वो रेड में बदल जाएगा। टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। रीजन है क्योंकि टर्मरिक जो है वो रेड में कन्वर्ट होता है बेसिक सॉल्यूशन में। The other two liquids don't get change the color with turmeric paper. ठीक है, other two liquids जो है वो change color नहीं करते हैं, so they can be either vinegar or sugar solution. This is because turmeric stays yellow in acidic and neutral solutions and can't be used to distinguish them. तो हम vinegar और थर्ड वाले जो सॉल्यूशन है हमारी शुगर सॉल्यूशन, इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में हमें येलो या नो चेंज इन कलर दिखाई दे रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स अ लिक्विड एक्स टू ग्रीन। ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है जो क्या कर रहा है, एक लिक्विड एक्स है उसे ग्रीन में बदल दे रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एक्स? तो एक्स की नेचर क्या होगी? ये बेसिक इन नेचर होगा, तभी तो ये रेड रोज को ग्रीन में बदल दे रहा है। What will happen when excess of आंवला जूस is added to liquid X? अब देखो यहाँ पे मैं डिटेल में बताती हूँ। मान लो यहाँ पे हमने सब्सटेंस X ले लिया है, ठीक है, और ये हमने इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब ये सब्सटेंस जो है बेसिक इन नेचर है तो ये ग्रीन में बदल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ऐड करना है? अब हमें आंवला जूस ऐड करना है। तो जैसे जैसे आप आंवला जूस ऐड करोगे, आंवला जूस क्या होता है? इट इज एसिडिक इन नेचर, तो ये क्या करेगा? ग्रीन कलर को फेड करने लगेगा। फेड मतलब धीरे धीरे ग्रीन कलर जो है वो व्हाइट में यानी कि कलरलेस होने लगेगी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यू हैव टू ऐड एक्सेस ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सेस में डालना है, बहुत ज्यादा हमें डालना है। तो जब ज्यादा आप डालोगे तो ये वापस रेड में चेंज होने लगेगा। मतलब एसिड से जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो पहले ग्रीन हो रहा है। क्यों ग्रीन हो रहा है? क्योंकि हमने उसमें बेस ऐड किया था, और वापस वो रेड हो रहा है। क्यों रेड हो रहा है? क्योंकि हमने उसमें एसिड ऐड
ऐड किया है। ओके, तो आंसर आप क्या लिखोगे, X is basic because it turns red rose green. Amla juice is acidic and when it is added in excess, it neutralizes the basicity of X, making the solution acidic. So red rose extract will again change into red color. ठीक है, फिर से ये red color में change हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इमेजिन अ गार्डन विथ प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। ठीक है, पुअर हेल्थ इश्यूज हैं अगर प्लांट्स को, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या रीजन हो सकती है। ठीक है, द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, सॉइल किस तरह का हो सकता है, एसिडिक या बेसिक, जब प्लांट की जो हेल्थ है वो पुअर हो रही है, या पुअर होने का मतलब ये है कि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा हो, या तो उसमें प्रॉपरली फ्रूट्स नहीं आ रहे हो, फ्लावर्स नहीं आ रहे हो, फ्लावर्स अगर कलियां आ भी रही है तो वो ब्लूम नहीं कर रहा हो, तो सॉइल क्या हो सकता है, सॉइल बेसिक हो सकता है। ठीक है, या तो फिर सॉइल एसिडिक भी हो सकता है। ओके, सो विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल, कौन से इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो, तो किसी भी एसिड बेस इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं। okay, any acid base indicator can be used to test the soil. The acidic soil can be treated with acidic soil को हम अब ठीक कैसे करेंगे, अगर हमारा सॉइल एसिडिक है, उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट्स को, तो उसे हम ठीक कैसे करेंगे, उसमें हम लाइम डालकर यानी कि चूना डालकर, ठीक है, उसे ठीक करेंगे। और अगर बेसिक है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें मेन्योर डालते हैं। ठीक है, मेन्योर यानी कि खाद डालते हैं, या तो फिर कंपोस्ट डालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊंगी अब नेक्स्ट चैप्टर्स यानी कि चैप्टर नंबर 3। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।